ये है हमारा क्लास 11 ज्योग्राफी यानी भूगोल। आप सभी बच्चों के लिए मॉडल सेट पेपर 1। मैं आपको इस वीडियो में टोटल मॉडल सेट पेपर 1 से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको पूरा सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए बनाया गया, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जिसमें देखिए मैंने सिलेबस का जिक्र किया हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कुछ थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसे आप अति लघु उत्तरीय कहते हैं, जिनमें आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जो 14 तक होगा वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप जिसे आप लघु उत्तरीय कहते हैं, और ये कम से कम आपको 50 वर्ड में लिखना है और आपको इसके लिए 3 मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से 19 जो है आपका वो क्या कह सकते हैं बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको टोटल आपको 5 मार्क्स मिलने हैं और टोटल आप 100 से ज़्यादा जितना भी लिख सकते हो उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है, ठीक है। देखिए पहला सवाल आपको बोला जाएगा मैट्रिक एवं अंग्रेजी प्रणाली में मापने की एक उदाहरण दें। मैट्रिक प्रणाली में 1 सेंटीमीटर आता है जिसे आप जानते हैं, 1 सेमी आपको बोला 100 मीटर के बराबर, 1 इंच बराबर 100 गज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक उदाहरण हमें देने बोला है, यहाँ पर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिया हुआ, ठीक है। अगला सवाल हमारा एटलस मानचित्र की विषय। देखिए एटलस मानचित्र पढ़ा होगा आपने, ये होता क्या सबसे बड़ा एक मानचित्र का है, लेकिन ये छोटे फॉर्म में रहता है जहाँ सारे के सारे आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड का बच्चों पूरा मैप रहता है के हिसाब से, ठीक है। तो क्या है ये, इसका मापक छोटा, तो सही बात है। और क्या क्या किसी देश किसी प्रदेश की प्राकृतिक बनावट एवं जलवायु कैसे दिखाई जाती है, इन मानचित्रों में रंगों प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर हम बता दिए। फिर मानचित्र को देखिए महत्व क्या होता है, देखिए सीधा बात है, मानचित्रों का अध्ययन करने से हम घर बैठे बैठे उन स्थानों पर जान सकते हैं जहाँ पर हमारा जाना क्या कठिन होता है, सीधा बात हम उस कंडीशन सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, ये सारी बातें हम जान सकते हैं। देखिए मापक के बच्चों 2 विभिन्न प्रणाली कौन कौन से, एक मैट्रिक और क्या अंग्रेजी में, 2 टाइप की प्रणाली से नापा जाता है। फिर अगला सवाल है हमारा आलेखी विधि के मुख्य विधि। देखिए आलेखी विधि में मानचित्र की दूरी के लिए धरातल की जो दूरी उसको तय की गई। इस प्रकार 2 स्थानों की दूरी आसानी से क्या ज्ञात की जा सकती है, ठीक है, आलेख विधि से। अगला सवाल हमारा स्थानीय समय से आप क्या समझते हैं। देखिए सीधा बात है, किसी देश का जो स्थानीय समय वहाँ के प्रमुख यामोत्तर पर होने वाला समय होता है, अर्थात किसी स्थान के देशांतर पर जब सूर्य ठीक ऊपर होता है हमारे और दोपहर के ठीक 12 बजे होता है, यदि उस समय का स्थानीय मान होता है, ठीक है, उसका स्थानीय मान बताया जाता है। फिर वायु क्षेत्र। देखिए वायु क्षेत्र की व्याख्या में किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी उपकरण होगा पहला बात यहाँ पर, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा उपकरण हम यूज करते हैं, एक स्केच मास्टर हो जाएगा, एक स्टेथोस्कोप हो जाएगा, 2 यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं यंत्र यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल पूछा है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए सीधा बात है, डेल्टा का निर्माण वहाँ होता है जहाँ नदियों द्वारा मुहाने के पास होता है, जिस पर नदियाँ समुद्र आके गिर जाती है, लेकिन वहाँ पर हमारा जो कह सकते हैं बच्चों पश्चिमी से, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ ज्वार भाटा का प्रकोप हो तो नदियों द्वारा लाए गए जो तलछट समुद्र में पहुँच जाता है, वहाँ नदियाँ जमाव का कार्य नहीं करती। यही कारण है भारत में जो पश्चिमी तटीय नदी क्षेत्र है वहाँ ज्वार भाटा के कारण तलछट की जमावी नदी गिरती है और डेल्टा का कोई भी निर्माण नहीं होता, सीधा जहाँ डेल्टा निर्माण नहीं होगा। इस नदियों एक ही धारा में समुद्र में जा गिरती है और इससे क्या एचुअरी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा खादर और बांगर। देखिए खादर और बांगर में क्या अंतर, सीधा बात है, खादर उसको कहा जाता है जो नई जड़ों मिट्टी जिसे आप एलुवियल सोइल कहते हैं, जो हमारा न्यू एलुवियल सोइल जो नदी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है उसे खादर कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बच्चों फर्टाइल होती है, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। फिर बांगर, देखिए नदी घाटियों के ऊपरी भागों में पाए जाने वाला अविक्षीकृत मोटी और प्राचीन जो जड़ों मिट्टी की जो खाद की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। यह मिट्टी भारत के विशाल मैदानों में नदियों घाटों के ऊपर में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा पूर्वी घाट की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से किस प्रकार भिन्न है ये बताना। तो देखिए सीधा बात है, पूर्वी भारत में जो मानसून काल में अत्यधिक वर्षा होने का बाढ़ भयंकर उदाहरण कर लेती है, वहीं पर जबकि पश्चिमी भारत में बाढ़ का जो प्रकोप कम नदियों एवं कम वर्षा के कारण भयंकर उदाहरण नहीं कर पाता है। प्रतिवर्ष आगम वर्षा काल में पूर्व भारत में बाढ़ आया, जबकि पश्चिमी भारत का अधिकांश हिस्सा सूखे से प्रभावित रहता है। फिर क्वेश्चन में 11 है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट तथा लाप्लास का द्वारा जो दिया हुआ तर्क है वो क्या है, हमें यहाँ पर बताने कहा गया, ठीक है। तो देखिए कांट तथा लाप्लास के अनुसार आद्य पदार्थ मंद गति से क्या करते हैं, गमन करते हैं, घूमते हैं। समय गुजरने के साथ यह पदार्थ क्या ठंडा हो सिकुड़ने लगता है, जिससे आयतन में कमी आती है और घूर्णन गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे अकेंद्रीय शक्ति भी बढ़ जाती है। जब अकेंद्रीय शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक हो जाती है तब यह आद्य पदार्थ खंडित हो गया, जिससे उपग्रह ग्रह आदि हमारी पृथ्वी की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ये हमारा 2 कथन है कांट तथा लाप्लास के द्वारा दिया हुआ है। फिर हमारा भौतिक एवं रासायनिक उपक्षय के बारे में हमें क्या करना, अंतर स्पष्ट करना, ये बताना हमें। तो देखिए सीधा बात है कि भौतिक अपक्षय चट्टानों का विघटन, भौतिक बलों
बलों द्वारा होता है, जिसमें चट्टानों में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि रासायनिक उपक्षय में चट्टानों अपघटन रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, जिसमें चट्टानों में सीधा बात रासायनिक परिवर्तन आएगा। फिर अगला हमारा भौतिक उपक्षय के कारण ताप, ताला, पाला और दाब है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऑक्सीकरण है, कार्बनीकरण, जल योजन और विलयन है। 3 पॉइंट आप यहाँ या 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर ठीक है, भौतिक उपक्षय के अपक्षय के कारण उदाहरण शुष्क तथा शीत प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि रासायनिक उदाहरण उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने किन्हीं 2-3 कारकों का हमें बताना। तो देखिए 3 कारक है, लेकिन याद रखिएगा आपको थोड़ा सा यहाँ सबके बारे में लिखना पड़ेगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अक्षांश रेखा हमारा अक्षांश है कि महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर देखिए 23 डिग्री कितना 40 मिनट अक्षांशों पर होता है तथा 14 डिग्री सेल्सियस पर 60 डिग्री अक्षांशों पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमें बताया हुआ है। फिर प्रचलित जो पवनें होती है, हवा होती है, ये पवन अपने साथ समुद्र तल के जल को बहा ले जाती है। इसके पूर्व के लिए समुद्र के निचले भाग से ठंडा जल ऊपर आता है। जिस प्रकार जिस ओर वायु चलती है वहां पर समुद्र जल का तापमान क्रमतः जिस प्रकार वायु चलती है वहां पर तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लवणता कि समुद्री जल के तापमान पर लवणता का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक लवणता वाला जल क्या हो जाता है, अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, अतः इसका तापमान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए सीधा बात है, क्रमबद्ध भूगोल किसे कहा जाता है और आपका प्रादेशिक जो भूगोल है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध विधि क्षेत्र का समकालिक रूप प्रस्तुत करता है, वहीं पर क्रमबद्ध विधि राजनीतिक इकाइयों पर प्रभावित होती है और एवं खोज एवं तत्वों को प्रस्तुत करती है। वहीं पर हमारा जो प्रादेशिक यदि किसी क्षेत्र के प्रदेशों का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में क्या किया अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक विधि इकाई के रूप में क्या करते प्रस्तुत करती है। तो यहाँ 2 पॉइंट करके लिख दिया तब भी कोई दिक्कत, 3 पॉइंट लिखिए तो कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं पहले बता दोनों ही लिख सकते हैं। अगला सवाल हमारा वाष्पीकरण। देखिए आपने सुना वेपोराइजेशन की मात्रा देखिए किन 2 कारकों पर निर्भर करती है। तो सीधा बात है, जल के लिक्विड और हमारा जो गैसीय फॉर्म में रहता है परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण दर कहते हैं। तथा ये कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, कई मात्रा पर डिपेंड करती है। जिसमें पहला तापमान टेम्परेचर डिपेंड करता है, हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा, सीधा बात है वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे एयर मौजूद उस पर डिपेंड करता है। फिर हमारा या फिर इसमें ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है, या फिर हवा की गति, 3 फैक्टर पर निर्भर करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा महासागरीय जल धाराओं की सामान्य विशेषताओं की विवेचना करना है। तो देखिए सीधा बात है कि एक निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रभाव क्या कहते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय आंतरिक और बाह्य कारक भी धारा के निर्माण साबित है। इस प्रकार धाराओं का निर्माण अन्य क्रियाओं का फल है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, पहला तो ये उत्तरी गोलार्ध की जल धाराएं अपनी दाहिनी ओर क्या करती, अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जल धाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। ऐसा कोरियोलिसिस बल या फिर विवेचक बल के प्रभाव से होता है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है कि हिंद महासागर के उत्तरी भाग में धाराओं के प्रभाव की दिशा मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है। गर्म धाराएं ठंडे सागर की ओर, ठंडी धाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती है। निम्न अक्षांशों में पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराएं तथा पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा बहती है। उच्च अक्षांशों से पश्चिमी तटों पर गर्म जलधारा एवं पूर्वी तटों पर क्या होती है, ठंडी जलधारा प्रभावित होती है। अतः कहा जा सकता है तटों की जो स्थिति और उप जलधारा की दिशा में नियंत्रण में क्या महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा देखिए ज्वार, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ज्वार कैसे उत्पन्न होता है ये बताना है। तो देखिए सीधा है कि समुद्रों का जल एक निश्चित समय पर प्रतिदिन 2 बार ऊपर उठता है। ठीक है, समुद्री जल स्तर के 12 बार ऊपर उठने से नीचे गिरने से इसको प्रक्रिया को ज्वार और भाटा कहा जाता है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के तथा पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। सूर्य के पृथ्वी से अधिक दूर होने का इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा होने पर पृथ्वी के अधिक निकट है, अतः सूर्य की उपेक्षा यह जल को क्या करता है, अधिक आकर्षित करता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के बल से क्या होता है, 2 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया ज्वार कैसे उत्पन्न होता है। फिर अगला सवाल हमारा जैव मंडल। देखिए जैव मंडल हमारे जीवन के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अगर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो जैव मंडल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है ये हमें बताना है। तो देखिए हमें भांति भांति के भोजन के पदार्थ जैव मंडल के पेड़ पौधे एवं जीवों से मिलते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा, मकान और अन्य शक्ति पूर्ति का स्रोत भी जैव मंडल। हमारा जैव मंडल क्या है, सीधा बात है कि जीवन को सामान्य रूप से 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया हुआ है। तो जैव मंडल से देखिए हमारा पूरा हम लोग जिस स्थान पर तो वो जैव मंडल, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो आप जमीन, पानी और वायु तीनों चीज़ मौजूद है, ये हमारा जैव मंडल का पार्ट होता है। फिर 2 भाग होते हैं, मैंने पता है, एक प्राणी जगत, एक वनस्पति, यानी सीधा बात है एक बायोटिक फैक्टर, एक एबायोटिक फैक्टर होता है। जीव जंतु और पेड़ पौधे, पृथ्वी पर 10 लाख से भी अधिक क्या है जाति के जीव जंतु तथा 3 लाख से अधिक जाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फिर अगला हमारा इकोसिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप याद कर लीजिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या करना हमें लिखना है। तो क्या होता है पारिस्थितिक ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार होता है,
तो देखिए यहाँ बताया हुआ है किसी क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने जीवों के रहने वाले पारस्परिक क्रियाओं को जटिलता व्यवस्था को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र यानी आपका इकोसिस्टम कहा जाता है। यह किसी भी आकार का हो सकता है, छोटा ताला, अमेजन के वर्षा वन तथा संपूर्ण संसार का एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र के देखिए सीधा बात है, विभिन्न अंगों में ऊर्जा प्रवाह तथा पदार्थ का चक्रण होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा क्या, सूर्य। पारिस्थितिक आपका यहाँ लिखा हुआ देख पढ़ सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है। इसे खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में पौधे जो होते हैं प्रथम स्तर पाते हैं, इन्हें उत्पादक कहा जाता है। वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पौधों को आहार करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, प्रथम उपभोक्ता यानी फर्स्ट कंज्यूमर कहा जाता है। एवं मांसाहारी जीवों को द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। मनुष्य सर्वाहारी यानी दोनों चीज खाता है। एवं सूक्ष्म जीव एवं जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। अपघटक सीधा बात है पारिस्थितिक तंत्र में खनिज पोषकों को पुनर्चक्रण में क्या सहायता कर खाद्य श्रृंखला को पूरा करते हैं। पारिस्थितिक तंत्रों के आरोहिक क्रम में प्रत्येक स्तर पहले स्तर की तुलना में काफी छोटा होता है। संख्या जो होता है पिरामिड आकार का बनता है, ठीक है। पिरामिड का आधार प्राथमिक उत्पादक होता है। इसके बाद प्रत्येक स्तर पर संख्या तेज घटती है। प्राकृतिक अवस्था में विधि चक्रों और प्रभावों से पूरा साम्राज्य होता है, जिसमें एक गतिशील संतुलन स्थापित है और इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिक संतुलन कहा जाता है। तो ये हो गया आपका पूरी कंप्लीट होता है। क्लास 11 ज्योग्राफी का देखिए मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो देखिए वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। जितना हो सके वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी वीडियो वहाँ शेयर करिएगा। और चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का आपको मॉडल सेट पेपर 2 का ही सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, तो मैं आपसे बच्चों जल्द से मॉडल सेट पेपर 2 भी सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।